ना ब्रीदिंग मतलब क्या था, एकदम मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये प्रोसेस है ब्रीदिंग। अब इसको समझना है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। तो ब्रीदिंग यदि हम देखेंगे तो हम 2 टाइप्स की पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इंस्पायरेशन, एक पढ़ते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में इनटेक ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। क्लियर। अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस को समझने के लिए अपने को 2 मसल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टल मसल्स। ये कॉस्टल मसल्स 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स नीट में पूछ चुका है, इन दोनों में किसका रोल होता है फॉर ब्रीदिंग। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में दोनों में से कौन सी मसल्स का रोल होता है ब्रीदिंग के लिए, ये नीट में पूछ चुका है। तो आंसर जाएगा नो रोल इन ब्रीदिंग। अभी बता रहा हूँ, जो इंस्पायरेशन होता है ये होती है एक्टिव और ये होती है पैसिव। क्लियर। अब अपने को समझना है, पहले ये मसल समझेंगे, फिर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस समझेंगे। अभी जो मैंने बताया था ध्यान से सुनना, जब पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन दूर जा रही थी तो प्रेशर कम हो रहा था, और यदि अंदर का प्रेशर कम हो रहा था तो बाहर से एयर अंदर आ रही थी। ये चीज़ याद है सबको? ये चीज़ याद है? जब पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन दूर जा रही थी तो प्रेशर कम हो रहा था। समझ गए? अब इसी को समझना है तो सबसे पहले अपन समझेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं बिटवीन रिब्स। किसके बीच में? अब ये मान लीजिए कि रिब्स है, मैं ऐसे इजी सा छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। वैसे अपन लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है शायद जो लंग्स की पोजीशन स्टार्ट होती है 5th रिब से स्टार्ट होती है ना? पढ़ोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये अपनी है रिब्स। क्या है ये? रिब्स है। अब रिब्स के बीच में रहती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या रहती है यहाँ पे? ऐसे। वहाँ पे क्रॉस डायग्राम बना हुआ है। क्रॉस डायग्राम वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे। विशाल इधर देखो बेटा, पहले समझ में आ जाएगा, तुम टेंशन ना लो। इधर देखो, समझ में आ जाएगा, है ना? ये समझ में आ गई। ब्लैक वाली क्या है? ये रिब्स होती हैं, है ना? और इन दोनों ब्लैक मतलब इनके बीच में इस तरह की जो लेयर होती है, इसको मतलब जो जॉइंट होता है 2 रिब्स के बीच में, ये होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तुम ये समझ लो कि इस चैप्टर में यही सबसे टफ है। बस जिसको ये समझ में आ गया ना, इसके बाद रियल में थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा टफ है। इसके अलावा सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, आप समझिएगा ध्यान से, लेकिन मैं बहुत अच्छा समझा लूँगा, मेरे को पता है। ठीक है? जैसे मान लो कि ये अपनी रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, तो इधर आओगे थोड़ा, कोई एक आओ, जल्दी आओ। बढ़िया एकदम ध्यान से समझना, एक एक मतलब स्लोली बढ़िया समझ में आ जाएगा। बंद करो उसको, अभी बंद करो। ऐसे करो, ऐसे मतलब ऐसे इधर मतलब ऐसे ऊपर दोनों देखो, मतलब जैसे, अरे यार ऐसे कर लो, चलो ऐसे। हाँ, ये देखो, ये रिब्स है,
एक ये रिब्स है, समझना ये रिब्स है ना दोनों, इन दोनों रिब्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ये मसल्स है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। समझना, एक झटके में समझ में आ जाएगा, मेरे सर ने बहुत प्यारा सिखाया था। इन दोनों ये रिब्स है, ये दोनों रिब्स है, इनके बीच में इसके बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। समझना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, और ये जो रिब्स मतलब ये रिब्स ये है, समझना मतलब ये रिब्स ये है, अंदर लंग्स है, मतलब कि रिब्स के अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है, रिब्स के अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है। समझना, यदि रिब्स बाहर जाएगा तो पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन भी बाहर जाएगी। समझ रहे हो, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन भी बाहर जाएगी। अब बाहर जाएगी तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। बाकी तुम समझदार हो, क्लियर। ये क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब हमने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, मतलब ये मार्कर छोटा होने लगा। जैसे ये मार्कर छोटा हो, ऐसे पास लाओ हाथ, जैसे ये मार्कर छोटा होगा, समझना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में जैसे ये मार्कर छोटा होता जाएगा तो ये उठता जाएगा। इसको छोटा करो, मतलब जैसे आप इसको छोटा कर दोगे, मतलब ये क्योंकि ये मतलब इसमें ये पूरा ये तो एक हार्ड है ना, ये पूरा बोन है, तो समझना जब मैंने इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, जब इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ऐसे उठ जाएगा। यही समझना है, नहीं यही समझना है अपने को। देखना फिर से देखो, ये मतलब ये ऐसे, अब ये मतलब छोटा हो गया। अभी तो मतलब ये ऐसे था, अभी मान लो ये ऐसे है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऐसे है ना। अब जब जैसे ये छोटा होता जाएगा तो ये उठता जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब इमेजिन करो ना, अब मैं कर नहीं सकता इसको, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ना तो ये फैलता जाएगा, रिब्स फैलती जाएगी। और जैसे रिब्स फैलेगी मतलब कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे रिब्स फैलेगी मतलब जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिब्स फैलेगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। यदि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो थोरेसिक कैविटी से चिपके हुए पेराइटल मेम्ब्रेन भी बाहर आ जाएगी। यदि पेराइटल मेम्ब्रेन बाहर आ गई तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर से एयर अंदर चली जाएगी। यदि इतना तुम लोगों को अभी यदि 50% समझ में आ गया ना, 50% बाकी इससे समझ में आ जाएगा जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। इसको नोट करो, फिर मैं सीखता हूँ इंस्पायरेशन, यहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा। मेन तो ये था कि ये मसल कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब देखो ना इधर, देखना इधर, देखो इधर, इसमें ये इतनी बड़ी है, अभी लेटी हुई है। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करो, जैसे इसको आप सिकोड़े हुए, अरे यार समझ आया, जैसे इसको टक ऐसे। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इंस्पायरेशन एक्टिव होता है तो फैलेगा वो। अभी देखो, जिसको ऐसे थोड़ी थोड़ी नहीं समझ में आया अब उसको और 100% समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन अंदर आती है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हेलो, इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन अंदर आती है, यह एक एक्टिव प्रोसेस है। फिर से बोलूं क्या, इंस्पायरेशन एक, चलो अपन समझेंगे क्या। 6 बज गई क्या, अभी तो नहीं बजा होगा। हाँ ठीक है, 6:15 तक पढ़ेंगे। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों पढ़ेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे। चलिए अपन देख रहे हैं इंस्पायरेशन। ध्यान से समझना, पहले सब लोग एक बार समझ लो, बना तुम लोग खुद से लोगे, है ना। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में होगा कॉन्ट्रिक्शन। नहीं रहता है ना। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में होगा कॉन्ट्रिक्शन। अब देखो एक बार डायफ्राम भी समझ लो। जैसे देखो नॉर्मली डायफ्राम ऐसा है ना, डायफ्राम ऐसा है। यदि ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब छोटा होगा तो
नहीं, छोटा होगा तो नीचे जाएगा ना, ऐसे ऐसे, मतलब ये ऐसा ऐसा था तो ऐसे होगा कॉन्ट्रैक्शन में। जब ऐसे होगा तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया ना, थोड़ा सा रोल रहता है, तो डायफ्राम, ये डायफ्राम देखो ऐसा पूरा फैला हुआ है ना। जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऐसे नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर तो लंग्स है, और जैसे नीचे जाएगा तो थोड़ा सा थोरेसिक कैविटी बढ़ जाएगी थोड़ा सा, बाकी मेन तो ये इसका रहता है। तो देखो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में होगा कॉन्ट्रिक्शन। मैं क्या सीख रहा हूँ, इंस्पायरेशन, मतलब अपने को इसमें पता है कि ऑक्सीजन अंदर आएगी, ठीक है। तो जैसे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन जो है विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन से दूर जाएगी, है ना, समझ गया ना क्यों, तो ये इससे दूर जाएगी। ये दोनों समझ में आया, क्योंकि देखो जैसे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो थोरेसिक कैविटी के अंदर से पेराइटल मेम्ब्रेन जुड़ी है, तो पेराइटल मेम्ब्रेन दूर जाएगी, क्योंकि थोरेसिक कैविटी बाहर बढ़ा मतलब पेराइटल मेम्ब्रेन दूर गई। अब पेराइटल मेम्ब्रेन यदि दूर जाएगी तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी, है ना, मतलब कि थोरेसिक कैविटी एंड वॉल्यूम बोल सकते हो, इंक्रीज होगा। क्या होगा, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी। थोरेसिक कैविटी यदि इंक्रीज हो जाएगी मतलब कि इंट्राप्लूरल प्रेशर, मतलब कि जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड भरा हुआ था उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो डिक्रीज इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर कम हो जाएगा। यदि इंट्राप्लूरल प्रेशर कम हो गया मतलब कि लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा कंप्लीट, तो मतलब डिक्रीज लंग्स प्रेशर। लंग्स का प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, एल्व्यूलर प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो डिक्रीज एल्व्यूलर प्रेशर, एल्व्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा। और एल्व्यूलर प्रेशर कम होने के वजह से हाँ एयर एटमॉस्फेयर टू लंग्स में चली जाएगी। और ये हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन, जो कि कैसा होता है, एक्टिव। समझ में आया, एक बार फिर देख लो, बहुत टफ नहीं है, इजी है। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से थोरेसिक कैविटी बढ़ेगा, थोरेसिक कैविटी बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा मतलब कि जो हमारा पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन था वो विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन से दूर गया। अब पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन से जब दूर जाएगा तो जो प्लूरल प्रेशर है, जो वहाँ फ्लूइड भरा हुआ है, प्रेशर कम अप्लाई करेगा, तो लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा, एल्वुलाई का प्रेशर कम हो जाएगा, तो बाहर की एयर जो है अंदर चली जाएगी। ये प्रोसेस होगा अपना इंस्पायरेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया सबका, जल्दी करो। अभी तक क्यों चालू नहीं किए थे यार, अंधेरा अंधेरा लग रहा था। चलिए अपन अब देखेंगे एक्सपायरेशन। हो गया सबका, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एक्सपायरेशन में, क्लियर। हाँ सेम, देखो इधर क्या होगा, एक्सपायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में अब होगा रिलैक्सेशन। क्या होगा,
यहाँ होगा रिलैक्सेशन, जब रिलैक्सेशन होगा तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगी टूवर्ड्स। जब पास आ जाएंगी तो थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जब पास आ जाएंगी तो उनके बीच में फ्लूइड भर जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लंग्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो एल्वेओलारी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो एयर हो जाएगा, हाँ वही है ना, CO2 बिलोंग्स टू, वाह वाह, हो गया। अरे यार अभी तो 9 मिनट बचे हैं भाई।